नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज को क्लियर कर लिया है एमएस वर्ड के अलावा और एमएस ऑफिस के अलावा। और अभी हमारा जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कंप्यूटर के वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में देखा है, रजिस्टर्स के बारे में देखा है, मेमोरीज के बारे में देखा है। और अब भी इससे लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने, ठीक है ना, यानी इस जस्ट लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने जो है मेमोरी हायरार्की के बारे में देखा था, जिसमें मेमोरी हायरार्की के लेवल कौन कौन से होते हैं, मेमोरी हायरार्की की होती क्या है, मेमोरी हायरार्की मतलब उसको किस प्रकार से आप डिवाइड करते हैं छोटे से बड़े की मेमोरी की ओर। अब ध्यान रखना है आपको, ये चीज यहाँ पर वो इस काम आएगा कि जिस प्रकार से जितना मेमोरी का आकार बड़ा होता जाएगा, यानी स्टोरेज बड़ा होता जाएगा, वहां पर आपका एक्सेस टाइम जो है वो आपका ज़्यादा होता जाएगा, यानी वहाँ पर डेटा को एक्सेस करने के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा लगना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब सबसे छोटी होगी मेमोरी, यानी मेमोरी जैसे जैसे छोटी होती जाएगी, वहाँ पर एक्सेस टाइम भी जो है वो कम होता जाएगा, जिससे डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने लेवल के अंदर देखा था कि भी एक मेमोरी किस प्रकार से डेटा को फाइंड करती है, सीपीयू कैसे डेटा को फाइंड करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो लेवल 1 में जाता है, नहीं मिलता तो 2 में जाता है, और वहाँ पर मिल रहा है अगर कोई डेटा फाइंड हो रहा है तो उसको हिट 1 प्रोसेस बोलते हैं हम, और वहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसको टाइम प्रोसेस बोल रहे हैं। तो ये सारे थे, और मिस मैच के लिए हम 1 - H1, ठीक है। तो वो सारा कुछ देख रहे थे। आज अपना जो टॉपिक है, आज अपना टॉपिक है वो है केस मैपिंग एंड इट्स टाइप। अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहां पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बोल देता हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा सभी इसको। और जिसने लास्ट वाला टॉपिक देखा है वो आसानी से इसको समझ लेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर समझ रहे हो और आपने अगर पहले वाले वीडियो मेरे नहीं देखे तो प्लीज आप पहले उनको देखिएगा, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए। और डेली क्लास ज्वाइन करते रहें ताकि आपको वापस बैक साइड में जाने की प्रॉब्लम ना रहे। तो देखिए, केस मैपिंग होता क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अपने पास सीपीयू चिप होती है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके ऊपर केस सीपीयू रजिस्टर्स ये सारे होते हैं। तो मैं मानता हूं कि यहां पर मेरे पास ये सीपीयू का चिप है, इसके अंदर, ठीक है, ये सीपीयू का चिप है। इसी के साथ यहां पर आपको इसके साथ जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो भी यहां पर कनेक्टेड रहती है इसके साथ। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि सीपीयू की जो ये चिप होती है इसी के ऊपर ही आपको कैश मेमोरी भी देखने को मिल जाती है, रजिस्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं यहीं पर ही। जैसे सीपीयू जो है रजिस्टर्स के थ्रू जो है कुछ पर टेम्परली कुछ डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। रजिस्टर्स आपको पता होगा कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, इसलिए यहाँ पर इसको रखा जाता है ताकि डेटा को बूस्ट अप किया जा सके, उसको स्पीडली जो है यहाँ पर प्रोसेस किया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केस जो होता है वो कहां से डेटा प्राप्त करेगा। भाई डेटा केस के अंदर आ रहा है तो केस के अंदर आपको पता केस और रजिस्टर तो छोटी मेमोरी है, तो बड़ा डेटा इसके पास कहां से आ रहा है, तो इसके पास जो डेटा है वो आ रहा है आपके इसके पास रैम से। कहां से आ रहा है, रैम से जो है इसके पास डेटा आ रहा है, जिसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, पीएम भी कहते हैं। मतलब जहां पर प्रोसेस क्रिएट होने के बाद ही सबसे पहले यहां पर ही आता है इस रैम के अंदर, यानी कुछ डेटा यहां पर भी पड़ा है। अब रैम कहां से डेटा प्राप्त कर रहा है, रैम के अंदर तो वही डेटा आ रहा है जो अभी प्रोग्राम रन कर रहा है या प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा ही वहां पर चल रहा है। लेकिन जो मेन आपका सारा का सारा डेटा है वो कहां पर स्टोर हो रहा है, मतलब आप मान सकते हैं कि रैम जो है वो हार्ड डिस्क से डेटा प्राप्त कर रही है, एचडी या सेकेंडरी स्टोरेज कुछ भी कह सकते हैं आप। इसके अंदर आपका जो 100% डेटा जो होता है वो स्टोर रहता है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाले वीडियोस के अंदर। अब होता क्या है कि केस रैम से डेटा प्राप्त कर रहा है, रैम एचडी यानी हार्ड डिस्क से डेटा प्राप्त कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर हम केस के अंदर ही सारा क्यों नहीं रख सकते, तो देखो रीजन ये भी होता है कि इनकी साइज होती है, स्टोरेज साइज वो होती है छोटी, यानी इसके अंदर कुछ डेटा जो है जो अभी काम का है उसको रखा जाता है, बाकी अदरवाइज डाटा को यहां पर रखा जाएगा। अब होता क्या है कि हार्ड डिस्क में से कुछ डेटा, यानी कुछ डेटा का जो पोर्शन होता है वो आता है आपके रैम के अंदर, रैम में से जो डेटा अभी प्रोसेस करना है उसको भेजा जाता है केस में, और केस उसको सप्लाई करता है सीपीयू को। और अगर कहीं पर आपको टेम्परली उस डेटा को बीच में स्टोर वगैरह करने हैं, एक्यूमुलेटर वगैरह, प्रोग्राम काउंटर वगैरह आपके वो, तो उसमें भी अगर कहीं डाटा चाहिए तो वहां से भी ये डेटा उसको शेयर कर देता है, रजिस्टर से फिर सीपीयू में आ सकता है। यहां पर आपको अभी तक ये समझना है कि इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर हम देखें, इस पूरे डायग्राम के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क पे होता है। हार्ड डिस्क से कुछ डेटा रैम पर लाया जाता है, रैम से कुछ डेटा जो है वो आपके केस पर लाया जाता है, और केस सप्लाई करता है उस डेटा को सीपीयू को। अब इसमें दो जो है सिचुएशन होती हैं। एक तो आपको इसको यूज करने की सिचुएशन देखिए, एक होती है आपकी स्पीड,
भाई हम सभी मेमोरीज को क्यों यूज कर रहे हैं? आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हमें तो ये सारे के सारे डाटा को स्टोर कर रही है ना, तो हम रैम बहुत सारी लगा लेंगे, रैम अपने कंप्यूटर में बहुत सारी लगा लेंगे, कैश मेमोरी जो है वो बहुत सारी लगा लेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा आपको डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपके लिए कॉस्ट। क्या होगा? कॉस्ट, यानी इसकी लागत, इसका मूल्य। अगर आप अपने कंप्यूटर में रैम ज्यादा लगा देंगे या कैश ज्यादा लगा देंगे तो आपका कंप्यूटर महंगा हो जाएगा, या आपको उसको खरीदना या आपको बिल्ड करवाना आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। आपको मैंने मेमोरी हायरार्की का जो चैप्टर था वो इसलिए समझाया था इससे पहले, ताकि आप समझ सको कि मेमोरी जितना स्टोरेज बड़ा हो रहा है, यानी जिसमें एक्सेस टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वो मेमोरी जो है वो कम कॉस्ट की होगी। जिसमें एक्सेस टाइम कम लगेगा तो उसमें क्या होगा, आपको यहां पर वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होगी, यानी वो बहुत ही महंगी होगी। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। जैसे कैश जो होती है आपकी, ये आपके केबी कैश होती है वो आपको केबी या एमबी में अवेलेबल हो सकती है। आप प्लीज जिसने नहीं देखा है तो लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारा डेटा इसमें से यहाँ आ रहा है अपने पास। और आपकी रैम जो होती है वो आपके कुछ जीबी के अंदर भी अवेलेबल रहती है। जैसे यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो 8, 16, ठीक है, तो 4, 8, 16, 2, तो इन जीबी के अंदर आपको जो है यानी 16 जीबी तक की भी रैम आपको अवेलेबल रहती है, तो आप मंगवा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि भाई अब मेरे को 150 जीबी का डेटा स्टोर करना तो 150 जीबी की रैम लगा दी ना। आप वहां पर अगर रैम को खरीद रहे हैं तो वहां पर रैम की प्राइस भी तो बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, तो वहां पर आपका जो सिस्टम होगा वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो यहां पर ये है। दूसरा इसको जो ये लेवल है, ये सारे के सारे आगे से आगे लेवल पे है। इस लेवल को दूसरा एक कारण है वो ये भी हो सकता है यूज करने का, स्पीड। आप ये नहीं बोल सकते कि सर अगर हार्ड डिस्क बहुत सारा डेटा स्टोर कर रही है तो अपन को इसका क्या मतलब है। तो ये भी तो ध्यान दीजिए कि हार्ड डिस्क बहुत ही बड़ी स्टोरेज होती है। जैसे आप यहाँ पर 250 जीबी, 1000 जीबी, जो भी टेराबाइट के अंदर भी आपको अवेलेबल रहती है। ये जीबी के साथ आपको टेराबाइट के अंदर भी अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये बड़ी है, वो आपके पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक्सेस टाइम जो होगा वो बहुत ही लो होगा। यानी जितना इसके मुकाबले इसका एक्सेस टाइम जो होगा वो बहुत ही कम होगा। और यहां पर आप क्योंकि मेमोरी का स्टोरेज साइज कम है तो यहां पर एक्सेस टाइम ज्यादा है, तो आपको स्पीड भी चाहिए, ठीक है ना, स्पीड भी चाहिए, कॉस्ट भी आप मेंटेन करें, यानी दोनों को बैलेंस्ड करके आप यूज करें। इसको आप इस प्रकार से सिस्टम को बनाएं कि उसमें आपको स्पीड भी मिले, कॉस्टली भी ना हो, तो फिर आपको ये लेवल यूज करना ही पड़ेगा, ये लेवल यूज करना ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि रैम के अंदर जो डेटा आता है ना हार्ड डिस्क से जो डेटा आता है वो एक इस प्रकार से छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। किसमें? छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर जो है ये डेटा डिवाइड हो जाता है। ये डेटा जो आता है हार्ड डिस्क से ये आपके ब्लॉक्स के अंदर आता है। अब इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है? इन ब्लॉक्स के अंदर होता है वर्ड। यानी आपको पता होगा मेमोरी को मापने की यूनिट होती है, जिस प्रकार से बाइट, इस प्रकार से वर्ड्स भी जो है वो एक प्रकार की मेमोरी यूनिट है। यानी बाइट जो होती है एक लिमिटेड साइज होती है, लेकिन वर्ड की कोई लिमिट नहीं होती है। वर्ड जो होते हैं वो कितने भी आ सकते हैं उस एड्रेस के अंदर, पर्टिकुलर एड्रेस या ब्लॉक्स के अंदर। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इन सभी के अंदर जो है आपके ये जो है वर्ड स्टोर है। इन वर्ड्स को ब्लॉक वाइज यहां से जो है केस के अंदर भेजा जाता है। अब जिस प्रकार से इसमें ब्लॉक्स होता है तो केस के अंदर क्या होगा? केस के अंदर होता है लाइंस। क्या होगा? लाइंस होगा। क्या होगा? लाइंस होगा। तो यहां से जब डेटा होता है तो वो ब्लॉक वाइज इसमें आता है। देखो इसमें एक सिंगल ब्लॉक भी आ सकता है, मल्टीपल ब्लॉक भी आ सकता है। अब मैं मानता हूं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ। अब यहां से जैसे 2 नंबर वाला डेटा जो है इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब एक रैम के ब्लॉक्स में से डेटा उठकर आपके केस की लाइंस में या आकर जो है वो क्यू में लगता है, तो उसको यहां पे लगाना और उसको एड्रेस जनरेट करना। देखो क्या क्या है, ब्लॉक्स से रैम, ब्लॉक से डेटा केस लाइन में लाना। दूसरा वर्क क्या हो रहा है इसके साथ ही दूसरा वर्क क्या हो रहा है, देखो इसको ध्यान से समझना। अब आपको यहां से परिभाषा जनरेट हो रही है अपनी। दूसरा क्या हो रहा है कि हम यहां से इसको डेटा को यहां लेके आ गए। अब इसको एड्रेस प्रोवाइड करना, एड्रेस प्रोवाइड। तीसरा क्या है कि सीपीयू अब इस डेटा को प्राप्त करने की कोशिश तो करेगा, सीपीयू इस डेटा को प्राप्त करेगा तभी तो यहां पर ये डेटा आके बैठा है। तो सीपीयू इसको प्राप्त करने से पहले क्या करेगा? एड्रेस जनरेट करेगा।
क्या करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा कि मुझे किस एड्रेस का डेटा प्राप्त करना है, किस लाइन का डेटा प्राप्त करना है। प्रत्येक लाइन का अलग एड्रेस होता है, तो कौन से लाइंस का डेटा मुझे प्राप्त करना है, और यहां पर ये तीनों से मिलकर बनता है आपका केस मैपिंग। इन सभी को हम केस मैपिंग बोलते हैं। केस मैपिंग बेसिकली होता क्या है, रैम से जब डेटा ब्लॉक्स में, रैम के ब्लॉक से जब डेटा केस लाइन में आता है तो सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है और उस डेटा को एक्सेस करता है, उसको हम केस मैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये होता है केस मैपिंग। ठीक है ना। अब इसको हम बहुत ही ब्रीफली हम आगे जानने वाले हैं। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि डेटा को अलग अलग लेवल्स पर हम जो है स्टोर करके रखते हैं। सबसे ज्यादा जो 100% डेटा जो होगा वो आपको हार्ड डिस्क में मिलेगा। उसका कुछ डेटा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके हिसाब से ब्लॉक में आकर रैम में स्टोर हो जाएगा। अब रैम के ब्लॉक्स में से, ये सारे ब्लॉक्स हैं, तो इस ब्लॉक्स में से जो डेटा चाहिए आगे, तो उसको यहां से इस क्यू में ऐड करना है, पंक्ति, कतार, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उसके अंदर डेटा को ऐड किया जा रहा है, तो उसका प्रत्येक लाइन का एक क्या होगा, एड्रेस होगा। क्या होगा, एड्रेस होगा। तो इस एड्रेस के ऊपर डेटा स्टोर है। अब जब सीपीयू को चाहिए होगा तो इस एड्रेस के आधार पर, यानी सीपीयू उसको डेटा को प्राप्त करने से पहले एक एड्रेस जनरेट करेगा, एड्रेस तैयार करेगा, फिर उस एड्रेस को कॉल करेगा, उससे डेटा को प्राप्त करेगा। इसको हम केस मैपिंग कहते हैं। ठीक है, रैम के ब्लॉक से डेटा को उठा के केस की लाइन में डालना और उस एड्रेस पर से डेटा को सीपीयू को देना, वो आपका क्या कहलाता है, केस मैपिंग कहलाता है। अब आपको पता होगा सीपीयू की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा होती है, तेज। आपको पता ही होगा डेटा को, सीपीयू की जो स्पीड होती है बेसिकली आप MIPS में मापते हैं। MIPS क्या होता है, MIPS? जिसको भी MIPS का फुल फॉर्म आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे भाई। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक सीपीयू जो होता है बेसिकली आपकी इस स्पीड का यूज करके डेटा को प्राप्त कर सकता है या डेटा का ट्रांसफर करता है, डेटा को एक्सेस करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति भी इसमें ही मापी जाती है। जल्दी बता दीजिए भाई जिसको पता है। तो लगभग सभी ने आंसर दिया है। अभी सभी अपना आंसर भी जांच कर ले भाई। इस MIPS का फुल फॉर्म होता है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो आपका इसका फुल फॉर्म है। तो यहां पर अभी आपने ये जान लिया है कि केस मैपिंग क्या होता है। रैम के ब्लॉक से डेटा को केस लाइन या केस एड्रेस में लाना और इस एड्रेस पर से डेटा को सीपीयू को देना आपका केस मैपिंग कहलाता है। अब हम जान रहे वाले हैं इट्स टाइप, यानी केस मैपिंग के कितने प्रकार है। तीनों प्रकारों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिएगा हम यहां पर केस मैपिंग का फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं, वो है अपना डायरेक्ट मैपिंग। इसके अंतर्गत हमने इससे पहले अभी देखा था कि केस मैपिंग के अंदर हम किस प्रकार से जो है डेटा को जो है हार्ड डिस्क से रैम में किस प्रकार से उसको कैश में से किस प्रकार से उसको सीपीयू को प्रोसेस के लिए देते हैं। अब यहां पर अपने पास आता है डायरेक्ट मैपिंग। इसका फर्स्ट टाइप है, इसके 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहला आ रहा है आपका डायरेक्ट मैपिंग। अब इसमें होता क्या है कि मैंने यहां पर एक रैम ली है और एक लिया है केस। इनका साइज देखिए 128 वर्ड और यहां पर है 16 वर्ड्स, यानी बेसिकली आप इस वर्ड्स को जो है बाइट से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बाइट के बारे में अगर बोला जाए तो बाइट जो होता है वो लिमिटेड साइज होती है और वर्ड्स होते हैं उसका अनलिमिटेड मान सकते हैं। मतलब वर्ड कितने ही जो है उसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। आप ये फिक्स कर सकते हैं कि इसके अंदर इतने वर्ड आएंगे, इतने नहीं आएंगे। तो यहां पर मैं केस मेमोरी है मेरे पास और यहां पर आपके पास है रैम। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर देखा जाएगा तो एक सिमिलर चीज आपको ये मिलेगी कि इसमें जो ब्लॉक होगा, आपको बताया था रैम के अंदर होता है क्या, ब्लॉक। रैम के अंदर होते हैं ब्लॉक्स में डेटा और केस के अंदर होता है आपका लाइंस में डेटा। अब इसको समझिएगा आप यहां पर कि ब्लॉक्स के अंदर और लाइंस के अंदर किस प्रकार से, पहले इसको अभी आप भूल जाइए, पहले अपन रैम की बात करते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर जो है कितने वर्ड्स आ सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स आ सकते हैं, तो उसका आंसर होगा आपके लिए 4। कितने होगा, 4, यानी एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड आ सकते हैं और पूरे रैम की साइज आपके 128 वर्ड या 128 बाइट है। तो आपको यह ज्ञात करना है कि इसमें ब्लॉक कितने होंगे, कितने ब्लॉक होंगे। तो सिंपल सा बात है यहां पर कि नंबर ऑफ ब्लॉक मैं यहां पर ज्ञात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ ब्लॉक कैसे ज्ञात करेंगे आप, यानी टोटल ब्लॉक्स इसमें कितने होंगे, ब्लॉक्स नंबर। तो यहां पर आपका इसके लिए सिंपल सा है कि यहां पर आप 128 वर्ड है, उसके अंदर प्रत्येक के अंदर आप
प्रत्येक के अंदर आप कितने वर्ड डाल रहे हो, कितने इसमें वर्ड रख रहे हो, तो मतलब यहां पर अपना है यहां पर कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड आएंगे, वर्ड 1, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3। तो यहां पर मैं मान सकता हूं कि प्रत्येक 128 वर्ड्स का टोटल रैम है और उसके अंदर प्रत्येक वर्ड ब्लॉक के अंदर मैं 4 डालूंगा, तो यहां पर मेरे पास टोटल ब्लॉक्स ज्ञात हो जाएंगे जो कि होंगे आपके 32। कितने होंगे? 32 आपके जो है टोटल ब्लॉक्स होंगे। तो अब मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं B0, B1, B2, B3, B4 और यहां पर आपके ये जो है आप इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं और लास्ट जो ब्लॉक का साइज होगा वो होगा आपके B31। क्यों हुआ B31? बिकॉज B1 से लेकर B31 तो ये हो गया आपके एज इट इज और उसमें प्लस एक ये 0 ऊपर वाला करेंगे तो ये टोटल ब्लॉक 32 हो जाएंगे, यानी 32 ब्लॉक्स जो है टोटल हो जाएंगे। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इसके अंदर मैं यहाँ पर डेटा को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। तो अब देखिए कि मैं यहाँ पर वर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर जैसे W0, W1, W2 और ये W3 0 से स्टार्ट होगा। अब यहां पर बात क्या की है मैंने 128 वर्ड। अब 128 वर्ड को किस प्रकार से डालेंगे हम, तो W3 तक यहां आ चुका है, फिर यहां पर 4, 5, 6 और 7, ठीक है, फिर आपका 8, 9, 10 और 11, फिर 12, फिर आपका 13, इस प्रकार से डेटा इसके अंदर आपके आ जाएगा। और लास्ट जो आपके होगा, लास्ट आपके मतलब अभी हम वर्ड एंटर कर रहे हैं ना, तो वर्ड जो लास्ट होगा यहां पर वो होगा आपका वर्ड नंबर 127, बिकॉज यहां पर वर्ड नंबर 127 प्लस आपका 0, यानी 0 से 127 करेंगे टोटल 28 हो जाएंगे, तो 128 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहां पर लास्ट वाली लाइन आ जाएगी वर्ड 126, फिर हो जाएगा आपके वर्ड 125 और यहां हो जाएगा वर्ड 124। ये इस प्रकार से वर्ड इसके अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने डायरेक्ट ये नंबर लिखे, इसका मतलब यही है कि ये वर्ड है, प्रत्येक एक वर्ड है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ब्लॉक्स हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं उसके अंदर आप वर्ड का भाग दे दीजिए, यानी एक ब्लॉक के अंदर हम अगर 4 वर्ड को लिख सकते हैं तो टोटल 128 वर्ड्स के अंदर कितने ब्लॉक्स आ सकते हैं, तो ब्लॉक्स को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं केस को। तो केस के अंदर टोटल लाइंस कितनी होगी, मैंने तो ये बना दिया, लेकिन आपको अगर ज्ञात करना है तो सिंपल सा मेथड है। आपको दे रखा होगा कि 16 वर्ड है या 16 बाइट का आपका एक कैश मेमोरी है, उसके अंदर आप कितने जो है यहां पर लाइंस आएंगे। तो ये चीज तो आपको गिवन है कि आपको यहां पर प्रत्येक ब्लॉक के अंदर आपको 4 वर्ड दे रखे हैं। कितने? 4 वर्ड इसके अंदर आप डाल सकते हैं यहां पर। तो यहां पर अब आपको जो है ये ज्ञात करना है कि कितने लाइन नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ लाइंस ज्ञात करते हैं हम, नंबर ऑफ लाइंस। तो ये कैसे ज्ञात होगी भाई, देखो यहां पर टोटल देखिए पहले आप, तो यहां पर अपने पास टोटल वर्ड्स कितने हैं 16। इसके अंदर आप प्रत्येक ब्लॉक के अंदर प्रत्येक लाइंस के अंदर कितने डालने की कोशिश की जा रही है, 4, क्योंकि जब ये और ये जब मैच होगा तो ये इसके अंदर सिमिलर होंगे दोनों के वर्ड, जितने इसमें आएंगे इतने के इसमें आएंगे, यानी इसमें आएंगे जितने इतने भी आएंगे। तो यहां पर अपने पास यहां पर मान के चलते हैं कि यहां पर इसके अंदर 4 वर्ड्स आ सकते हैं प्रत्येक के अंदर, यानी 4 ब्लॉक्स इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसे मान के चलिए। अब यहां पर अपने पास टोटल लाइंस नंबर कितना है 4, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, यहां पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। ये इस प्रकार से लाइन नंबर और ब्लॉक नंबर ज्ञात किया जाता है। अब आगे आपके काम आएगा यहां पर जब हम इस ब्लॉक्स को इस वर्ड्स को ब्लॉक्स को, यानी प्रत्येक एक वर्ड का ब्लॉक आएगा यहां पर, तो वर्ड तो पर्सनली आने से रहा, उसका ब्लॉक आएगा पूरा का पूरा। यहां पर क्या आएगा, जो ब्लॉक होगा भाई, इस ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड है 4, तो ये सारे के सारे ए जटी जाएंगे यहां पर लाइन 1 में या लाइन 2 में, जहां पर भी आए वो निकाल लेंगे। कैसे, उसको देख लीजिएगा कि जब एक ब्लॉक यहां से ट्रांसफर होकर इस कैसे के अंदर आता है, कैसे लाइंस में आता है, तो वो किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि इस ब्लॉक का साइज मतलब इस ब्लॉक का नंबर यहां लगेगा, इसका यहां लगेगा, इसका यहां लगेगा, ये कैसे आएगा। तो पहले तो आप ट्रिक देख लीजिए कि इसका जो स्टार्टिंग होता है वो कैसे होता है, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, फिर ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये इस प्रकार से इसके अंदर इसमें डाला जाता है इसको। लेकिन अगर इसको आपको अगर इसका फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाए या आपको अगर फॉर्मूला देखना है इसका, तो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला देखिएगा आप। इसका फॉर्मूला है आपका K mod n।
के मोड एन। अब इसमें के एंड एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के और एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सा है कि आपका के जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। के जो होगा वो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर मैं अगर एन की बात करूं तो एन जो है आपका, एन जो है वो नंबर ऑफ लाइंस यहां पर शो कर रहा है, क्या, नंबर ऑफ लाइंस। तो अब देखिए के है यहां पर मेरे पास और यहां पर है मेरे पास मोड एन। अब के यानी ब्लॉक्स, तो यहां पर ब्लॉक है अपने पास यहां पर, ठीक है। तो ब्लॉक यहां पर जैसे इसको ट्रांसफर करना है पहले को, तो यहां पर अपन के पास यहां पर आ रखा है 0, यानी ब्लॉक नंबर क्या है 0। यहां पर लाइन, टोटल लाइंस कितनी है भाई, के मोड एन। अब एन के अंदर बताना है आपको टोटल लाइंस कितनी है। यहां पर तो देखो के की जगह तो आपको लिखना होगा कि कौन से ब्लॉक को ट्रांसफर करना है, और एन की जगह आपको यह लिखना है कि आपके यहां पर टोटल लाइंस कितनी है। तो लाइंस को वो लाइंस को जो है वो फैच करेगा, डिटेक्ट करेगा कि मुझे किस नंबर पे जाना है। तो मेरे पास यहां पर सिंपल सा है कि मेरे पास यहां पर लाइन, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4 है। मुझे ट्रांसफर किसको करना है, 0 को। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 4। अब फॉर मोड 0 मोड 4, तो यहां पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा आपके 0। इसी प्रकार से अगर मैं 1 वाले लेके आना चाहता हूं, यहां पर ब्लॉक ये 0 था, यहां पर ब्लॉक 1 को अगर ले रहा हूं तो 1 मोड 4 क्या होगा, 1 मोड 4 का रिमाइंडर क्या होगा आपके 1। तो इस प्रकार से देखो B0 कहां आ जाएगा, यहां आ गया, देखो ये 0। फिर इस प्रकार से दूसरा आया तो इसका रिमाइंडर 1 है, मतलब B1 जो है यहां आ गया, फिर B2 यहां आ जाएगा, B3 यहां आ जाएगा। इस प्रकार मतलब फॉर्मूला अगर आपको पूछ रहे हैं तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं इसका, ठीक है। इस प्रकार से ये डेटा जो है यहां से पुट आउट होगा और यहां से इसके अंदर जो है फिल होता जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर डेटा आएगा B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, इस प्रकार से डेटा इसके अंदर सेटअप होगा। तो यहां पर आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके अंदर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब देखिएगा आपने डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बेसिक ये किस प्रकार से काम करता है। यानी प्रत्येक ब्लॉक के अंदर आपके पास 4 वर्ड हैं और जितने ब्लॉक्स होंगे आपके उसी के बेस, मतलब ब्लॉक का जो साइज होगा वही आपका लाइन का साइज होगा। यानी इसके अंदर भी आपके पास 4 यहां पर डिवाइड होकर इसके अंदर आएगा, यानी एक ब्लॉक के अंदर आपके पास 4 वर्ड्स हैं। और आपको इसको ज्ञात करने का भी मैंने सिस्टम बता दिया है, ठीक है ना। यानी 128 वर्ड है तो उसके अंदर आपके पास 4 वर्ड है, तो 128 में 4 का भाग देंगे तो टोटल ब्लॉक्स आपके पास आ जाएंगे। कितने ब्लॉक आएंगे, जिसमें 0 से लेकर 127 जो है वर्ड स्टोर होंगे। इसी प्रकार से कैसे का भी आपने पता कर लिया है, और इसको जो है किस प्रकार से ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक कहां पर आएगा, किस लाइन में आएगा, तो उसके लिए आप के मोड एन का यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं रेफरेंस के बारे में, मतलब कि सीपीयू को ये डेटा जो है आगे भेजेगा, यानी हार्ड डिस्क से रैम में, रैम से कैश और कैश से वो सीपीयू में डाइवर्ट होके आ रहा है। लेकिन अभी यहां पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि सीपीयू जब किसी भी डेटा को एक्सेस कर रहा है, किसी भी वर्ड को प्राप्त कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो वहां पर उसके लिए वो कौन सा मेथड यूज करता है या वो किसका यूज लेता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था और लगभग मैंने वॉल्यूम आर्किटेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि जब भी किसी भी वर्ड को सीपीयू एक्सेस करता है तो वहां पर वो एक एड्रेस जनरेट करता है। क्या करता है, एड्रेस जनरेट, जिसको आप बेसिकली फिजिकल एड्रेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फिजिकल एड्रेस कह सकते हैं। अब होता क्या है इस फिजिकल एड्रेस में, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर आपके पास 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है आपका ब्लॉक नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ब्लॉक का साइज। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सिंपल सा है, ब्लॉक नंबर और ब्लॉक के साइज को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपके पास टोटल ब्लॉक कितने हैं भाई, टोटल ब्लॉक कितने आपके पास, B0 से लेकर B31, मतलब यहां पर आपके पास टोटल जो ब्लॉक है वो है आपके 32। ब्लॉक का साइज क्या है भाई, प्रत्येक ब्लॉक साइज मतलब प्रत्येक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं आपके पास, 4। यानी यहां पर तो मैं लिख सकता हूं इसको 0 से लेकर 31 का, ठीक है। और यहां पर आपके पास जो ब्लॉक का साइज मतलब इसमें वर्ड कितने आ रहे हैं वो उसका साइज हुआ। तो साइज है कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर 4 जो है इसके अंदर साइज है, मतलब 4 वर्ड आ रहे हैं तो वो उसका साइज हुआ ब्लॉक का। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 0 से लेकर 3 तक आ रहा है, 0, 1, 2 एंड 3। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 4। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 4। अब आप इसको रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं
कि यहां पर आप इसको जो बिट्स होती है, टोटल बिट्स होती है, तो उसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं 5 की पावर 2 और यहां पर 2 की पावर 2। मतलब यहां पर जो बिट्स है आपके बिट्स, उसको इस प्रकार से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहां पर 5 टाइम 2, यहां पर देख लीजिए आप इसको भले ही, ठीक है, ये 5 टाइम 2 लिखा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 32 आएगा। यहां पर आप इसको गुणा करके पता कर सकते हैं भाई 32, यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 का अगर मेरे को करना है, मतलब एक बिट के अंदर 0 या 1 हो रहा है, इसी प्रकार से मैं अगर यहां पर टोटल साइज है इसके 4, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पर आपके पास 2 बिट तो ये आ रहा है और 5 यहां पर ये आ रहा है। मतलब यहां पर ब्लॉक नंबर हमने ज्ञात किया, ब्लॉक टोटल कितने थे 32, तो इसको मैंने यहां पर ज्ञात किया कि इसके अंदर बिट है 2 और यहां पर आपका जो 5 जो है वो आपका यहां पर हो चुका है ब्लॉक नंबर। तो यहां पर ब्लॉक नंबर में आ जाएगा आपके 5 और ब्लॉक का साइज क्या है यहां पर 2 की पावर 2, यानी यहां पर 2 यहां पर हो चुका है ब्लॉक का साइज। अब जो भी एड्रेस दिया होगा, कोई भी एड्रेस हो, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सीपीयू इनमें से कोई भी वर्ड को एक्सेस कर रहा, अब वो पहले हम लेंगे एड्रेस, उससे हम ज्ञात कैसे करेंगे। सिंपल सा ट्रिक है भाई। एक मैं एड्रेस लेता हूं, जैसे एक कोई बाइनरी एड्रेस, जैसे कोई भी एक रैंडम हम एड्रेस ले लेते हैं, जैसे यहां पर, तो यहां पर आपके पास ये एक नंबर है, टोटल कितने 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ सही है। अब यहां पर मैंने 5 और 2 को तो अलग अलग कर दिया, इसको छोड़ो अभी आप यहां पर पहले आप आ जाइए। तो यहां से आप, अब आपको यहां पर पता चलेगा, पहले आपको यहां पर जो है ज्ञात करना पड़ेगा वर्ड नंबर। वर्ड नंबर ज्ञात होगा तो फिर आप इससे आसानी से इसके नंबर भी निकाल पाएंगे। कैसे, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर 1111 किसका एड्रेस है भाई, सॉरी 1111 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बाइनरी से। तो इसको हम कर सकते हैं कि भाई सर इसको हम जो है 15 कह सकते हैं। मतलब आपको 15 का बाइनरी मान अगर आपको पता होगा, आपको बाइनरी नंबर वगैरह जो पढ़ाए गए थे आपको जब फंडामेंटल की सीरीज में, वहां पर आपको पता होगा 15 के अंदर आप 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो आपको 1111 मिल जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। तो यहां पर मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां पर जो है ये 1111 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को, यानी ये यहां पर वर्ड नंबर 15 को जो है यहां पर एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अब यहां पर अब देखें कैसे करेगा, ये करेगा कैसे इसको एक्सेस। तो यहां पर देखो मैंने बोला है ब्लॉक नंबर 5, तो यहां से आप 5 जो वैल्यू है उसको आप कर लीजिए इंक्रीज, सॉरी उसको कवर कर लीजिए। तो मैं यहां पर 1 2 3 4 और 5 इसको आपने कर लिया कवर। अब यहां पर ये अलग अलग हो चुके हैं, अब दोनों अलग अलग है भाई, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने ये तो शुरू से मैंने डायरेक्ट पता लगाया कि मेरे को 15 वाला वर्ड एक्सेस करना है, लेकिन करेंगे कैसे वो अब इससे पता चलेगा, फिजिकल एड्रेस से पता चलेगा। कैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो 11 किसका एड्रेस है, 11 किसका एड्रेस है, 0110, तो ये किसका एड्रेस है आपका 11 आपका एड्रेस है 11। अगर आपका एड्रेस निकालना चाहेंगे तो इसका बाइनरी का एड्रेस होगा ये 3 का बाइनरी मान है आपका 11, यानी ये यहां से ब्लॉक नंबर 3 में जाना चाहता है। तो यहां पर ब्लॉक नंबर मेरे पास आया है अभी 3। चलो आगे बढ़ो। अब दूसरा जो 11 है वो किसका है, मतलब यहां पर ये 113 का, तो ये भी 3 है ना, तो ये 3 पे गया। अब यहां पर ब्लॉक साइज में ये काम अलग करेगा, ब्लॉक नंबर में काम अलग कैसे करेगा। चलो ब्लॉक नंबर 3 में गए हम, यहां पर 0 1 2 3 बराबर लोकेशन पे आए हम यहां पर 15 पे। चलो अब यहां पर दूसरा है ब्लॉक साइज, तो इसमें जो ब्लॉक साइज है, अब साइज में क्या होता है, इंडेक्स है 0 1 2 3, टोटल कितने हुए 0 1 2 एंड 3, यानी 1 2 3 4 यहां पर इसके अंदर टोटल आ चुके हैं वर्ड। अब मैंने यहां पर लिखा है ये जो 3 है ना, ये है इंडेक्स नंबर। तो यहां पर ये इंडेक्स नंबर है, सारी ध्यान रखना, ये इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 एंड 3, टोटल 4 हो गई। अब इंडेक्स नंबर इसने बोला है 3, तो इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा है, 1 0 1 2 3, तो देखो 0 1 2 3, ये देखो आ गया 15। इस प्रकार से इसका रिजल्ट आता है 15, यानी ये वर्ड नंबर 15 को यहां से एक्सेस करना चाहता है, या वर्ड नंबर 15 का डेटा ये जो है एक्सेस करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप भी कोई भी एड्रेस, एक रैंडम एड्रेस लेके पता कर सकते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट बराबर आएगा। यानी मैंने यहां पर जो एड्रेस लिखा, पहले यहां पर लास्ट की जो फॉर्मेट जो भी यहां पर जो 10 से हमने इंडिकेट किया था उसको हमने 7 एड्रेस था, तो यहां से लास्ट के जो बिट्स है उसके बेस पर मैंने डायरेक्टली पता लगाया पहले कि ये 15 नंबर को बोलना चाह रहा। आप देख लीजिएगा रियलिटी में कि 15 का जो बाइनरी मान है वो आपका 4 है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, 5 और 2 के अंदर डिवाइड किया, तो 5 को यहां पर डिवाइड किया, तो यहां पर जो लास्ट 2 वर्ड है
मतलब यहाँ पर 0 का तो मतलब रहा नहीं, लेकिन ये जो 1 1 है वो आपके 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 1 1 जो है ये भी 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये बाइनरी का मान है भाई, आपके जो 3 जो डेसिमल नंबर है इसका आपके बाइनरी मान है ये। अब यहां पर मैंने देखा इसको कि ये 3 और 3 बोल रहे हैं, तो ये इसका मतलब है ब्लॉक नंबर 3 में जाओ तो 0 1 2 3, 3 में गया, चलो आ गया। अब इंडेक्स नंबर कितना बोल रहा है 3, तो इंडेक्स नंबर देखो 0 1 2 एंड 3, तो 15 बराबर मेरा यहां पर एक्सेस हो रहा है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट मैपिंग को यूज करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। किस प्रकार से आप उनको जो है रैम के अंदर जो है डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से डेटा को वहां पर सेटअप करते हैं, ये इस प्रकार से इसका रेखा गणित चलता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज सभी लाइक जरूर करें, सभी से बार बार अनुरोध किया जा रहा है। और ये पूरा जो टॉपिक होगा इसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगा भाई। हाँ, अब मैं आपके सामने काम की बात रख देता हूं। ये अपना जो पार्ट है ये 2 पार्ट में होगा। ये जो टॉपिक है केस ये तो समझ ले, लेकिन इसके टाइप जो है 3 है, तो एक तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब जो दो टाइप्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप एक ही वीडियो में सारा कचरा मत लेके चलिए। कई लोगों का कहना है कि भाई टॉपिक को पूरा एक वीडियो में करवा दो, नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। चाहे एक दिन अपन को एक्स्ट्रा क्यों न लग जाए, एक क्लास एक्स्ट्रा क्यों न लग जाए, लेकिन हम किसी भी चीज को कचरा नहीं करने देंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज आज आपने जो पढ़ी है थोड़ा आपको कंफ्यूज जरूर करेगी, इसको आप वापस भी देखना पड़ेगा ना आपको। तो मैं समझता हूं कि ये इतना जो लेंथ का वीडियो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। अगर कोई चीज ऐसी होती है जो सरल है तो उसमें सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे हमने उससे पहले इंस्ट्रक्शन साइज वाले में किया था। तो वीडियो अच्छा लगा तो सभी लाइक कीजिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप सभी के पास मेरे मोबाइल नंबर है, इंस्टाग्राम का पेज है आपके पास जहां से आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक का भी है, सभी का लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसके नोट्स आपको सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। बार बार आप कमेंट मत कीजिएगा सर हमें नोट्स नहीं मिले, तो नोट्स आपको जब एक टॉपिक क्लियर होता है उस टॉपिक के साथ ही मिलता है। कंप्लीट अलग अलग पीडीएफ जारी होने से अच्छा है कि पूरी एक साथ मिल जाए आपको, ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहेगा, और यहां पर आप भी एक रैंडम एड्रेस लीजिएगा। क्या आपका आंसर यहां से मैच करता है बराबर रैम के साथ, आपका जो है एड्रेस मैच करता है या नहीं करता है, वो भी आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।